मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में आतंकवाद और अशांति का गढ़ बन चुका ईरान इस समय महाशक्ति अमेरिका के भीषण सैन्य हमले झेल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर खाड़ी देशों में दादागिरी दिखाने वाले ईरान के अहंकार को अमेरिकी सेना ने पूरी तरीके से मटिया मेट सा कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान पर किए गए ताजा और विनाशकारी हमलों पर एक लाइव वीडियो जारी किया है। पूरी दुनिया में इस वीडियो के बाद तहलका मचा। इस वीडियो में अमेरिकी नौसेना के घातक लड़ाकू विमान और अचूक टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को पल भर में धुआं करते हुए दिखाई दे रही हैं। तेहरान के आसमान में मंडराते अमेरिकी युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट और बोरूजर्द के पास हुए भीषण धमाकों ने यह साफ कर दिया है कि ईरान अब विनाश के मुहाने पर आके खड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी आधिकारिक फुटेज किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी है, लेकिन यह हकीकत है जो ईरान भुगत रहा है। वीडियो में अमेरिकी नौसेना के F/A-18E सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान, महाविशाल विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन के डेक से गरजते हुए उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। बता आपको ये दें, इसके साथ ही समंदर में तैनात एल्गिनब्रुक श्रेणी के अत्याधुनिक युद्धक जहाजों से भी मिसाइलें दागी गईं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें रात के अंधेरे में दागी गईं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन सटीक हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन लॉन्च पैड्स और उसके दूर संचार यानी टेलीकॉम टावर्स और यहां तक कि पहले से निष्क्रिय पड़े जो तमाम ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया। से दहला हुआ है वो आप देख सकते हैं। तस्वीरें जो हैं वो जारी हुई हैं, अमेरिका की तरफ से तस्वीर जारी की गई है। और बता आपको ये दें कि ईरान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लगातार हमले जारी हैं और लगातार सेंटकॉम ने पुष्टि जो की है उसके बाद से ये तस्वीरें देखने के बाद ये लग रहा है कि लगातार ईरान में ये सायरन जो है वो लगातार सुनाई दे रहा है। ईरान जो लगातार बात कर रहा था अटैक करने की, जवाब देने की, वो आज अमेरिकी हमलों से दहला हुआ है। अमेरिका ने ईरान आने जाने वाले जहाज़ों पर पूर्ण समुद्री नाकेबंदी, ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर तमाम दावे किए, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि तबाही के बीच ईरान के जो तमाम दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं और अमेरिकी मिसाइलों से पूरा ईरान धुआं हो गया। IRGC ने भी जो दावा ठोका था वो सारा दावा मनगढ़ंत निकला है और जो सही मायने में देखा जाए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आप बीच में देख रहे हैं, उन तमाम क्षेत्रों में अमेरिका ने लगातार हमले करके ईरान को बैकफुट पर ढकेल दिया है। हमले से ईरान दहला हुआ है। महाशक्ति वैश्विक शांति की बात भी कर रही थी, लेकिन उन तमाम चीज़ों पर बात बनी नहीं। शांति के प्रयास हुए लेकिन बात नहीं बनी। अमेरिकी मिसाइलों से ईरान लगातार अटैक झेल रहा है। मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसे बारूदी ढेर पर है जिसमें कभी भी भयानक विस्फोट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा करने वाले ईरान पर महाशक्ति अमेरिका का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आधिकारिक पुष्टि भी की है ईरान के खिलाफ हवाई हमलों का। भीषण जो है वो हमले दिखाए गए हैं वीडियोस के माध्यम से। ये लगातार 5वां दिन है जब अमेरिकी लड़ाकू विमान और मिसाइलों ने ईरान के भीतर घुस कर सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका की इस सख्त और ताबड़तोड़ कार्रवाई ने तेहरान को हिला कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपनी आक्रामक और भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन हवाई हमलों का मुख्य उद्देश्य उन ईरानी सैन्य अड्डे और लॉन्च पैड्स को नष्ट करना है जिनका इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय कॉमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने और वैश्विक व्यापार को बाधित करने के लिए किया जा रहा था।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई का संवेदनशील और महत्वपूर्ण मार्ग है। पूरी दुनिया का 25% तेल और गैस यहाँ से होकर गुजरता है। लेकिन 5वें दिन बमबारी जो लगातार यूएस ने की, तेहरान को सख्त चेतावनी देते हुए कि यदि उसने अपनी भड़काऊ सैन्य गतिविधियां और ये भड़काऊ बयानबाजी बंद नहीं की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कमर्शियल जहाज़ों को टारगेट करना बंद नहीं किया तो ईरान को खत्म कर देंगे। इस प्रकार की बातें लगातार कही गई हैं। ईरानी प्रवक्ता ने खुलेआम धमकी इसके बाद दी। हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी बाहरी ताकत, खासकर अमेरिका के हस्तक्षेप को किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा गया। इतना ही नहीं, तेहरान ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए पूरी दुनिया को युद्ध के आग में झोंकने की धमकी दे डाली है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले की धमकियों को अमल में लाया गया तो ईरानी सेना पूरे क्षेत्र में उन बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाएगी जो अब तक पूरी तरीके से सुरक्षित थे। ईरान की यह धमकी साफ दर्शाती है कि अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आने वाला है और लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, जिसके बदले उस तरफ से अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और लगातार अटैक जारी हैं। गालिबाफ ने भी प्रतिक्रिया दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की भूमिका और नियंत्रण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, ये भी उन्होंने कहा। गालिबाफ ने हाल ही में अमेरिका के साथ हुई शांति समझौता जो ज्ञापन था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला, सवाल खड़े करते हुए उस पर धमकी भरे लहजे में कहा था कि समझौता तभी मायने रखता है जब उसकी शर्तों का पालन हो। यदि ईरान को इससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है तो उसके लिए इस प्रकार से कोई भी शांति समझौता मायने नहीं रखता है। शर्तों के उल्लंघन की बात खुले तौर पर उनके द्वारा की गई। बता आपको ये दें, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों का मानना है कि अमेरिका की लगातार 5 दिनों से जारी सैन्य कार्रवाई ईरान की उस हठ धर्मिता का नतीजा है जिसके तहत वो लगातार खाड़ी देशों और वैश्विक समुद्री मार्गों में अशांति फैला रहा है। ईरान का ये दावा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है, पूरी तरीके से खोखला साबित होता है क्योंकि उसकी नीतियां हमेशा से आतंकवाद और अशांति को बढ़ावा देने वाली रही हैं। अमेरिका के इन ताज़ा हमलों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। अब गेंद पूरी तरीके से तेहरान के पाले में है कि वो इस विनाशकारी जिद को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के नियमों का पालन करे, अन्यथा महाशक्ति अमेरिका उसके ऊपर इसी प्रकार से तगड़े प्रहार करता रहेगा। वैश्विक आतंकवाद और अशांति फैलाने वाले आकाओं के खिलाफ इस समय दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे बचना अब नामुमकिन हो गया है। मिडिल ईस्ट इस समय भीषण बारूदी आग की लपटों से घिरा हुआ है, ये आप जानते हैं। एक तरफ जहां महाशक्ति अमेरिका लगातार 5वें दिन ईरान के भीतर घुसकर उसके सैन्य अड्डों को तबाह कर रहा है, मलबे में तब्दील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के समूल नाश के लिए अपना कहर और तेज कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद शुरू हुई ये जंग आज भी बदस्तूर जारी है। अक्टूबर 2025 में लागू हुए युद्ध विराम के बावजूद हमास की रीढ़ तोड़ने के लिए इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ लगातार सटीक हवाई हमले कर रहा है, जिसमें हमास के शीर्ष कमांडरों का काल बनकर आईडीएफ के फाइटर जेट्स बरस रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने मध्य गाजा में एक बेहद सटीक और खौफनाक हवाई हमलों को अंजाम देते हुए हमास के स्नाइपर बटालियन कमांडर उमर अहमद अबू कासिम को मार गिराया। यह हमास के सैन्य ढांचे पर इजराइल की सबसे बड़ी और करारी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। आईडीएफ के आधिकारिक बयान के मुताबिक अबू कासिम हमास की सैन्य शाखा का प्रमुख स्नाइपर कमांडर था, जो युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों पर हुए कई घातक हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड था। इजराइल का दावा है कि हाल के महीनों में उमर अहमद युद्ध विराम समझौते की आड़ लेकर हमास की आतंकी गतिविधियों को फिर से खड़ा करने की इजरायली सैनिकों पर नए आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इजराइल का यह आतंकवादी विरोधी अभियान केवल मध्य गाजा तक सीमित नहीं है। मंगलवार को आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास की सबसे क्रूर विंग नुकबा कंपनी के 2 खूंखार कमांडरों को यमलोक पहुंचा दिया। इस हवाई हमले में नुकबा कंपनी का उप कमांडर और दुर्दांत आतंकवादी अली शमलख भी मारा गया। शमलख वही आतंकी था जो नए लड़कों को ट्रेनिंग देता था, इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर नरसंहार करने की साजिश रचता था। इसी हमले में सबरा बटालियन के नुकबा सेल के प्रमुख आतंकवादी नासिर लोह को भी ढेर किया गया। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि गाजा में तैनात उनके जवानों के लिए जो भी आतंकवादी खतरा बनेगा उसे इसी तरीके से मिटा दिया जाएगा। हमास की हठ धर्मिता और आतंकियों को आम नागरिकों के पीछे छुपाने की ये जो कायराना नीति है,
उसके कारण गाजा पट्टी इस समय मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर गाजा पट्टी के अलग अलग हिस्सों में हुए इजरायली हमलों में 16 फिलिस्तीनी भी मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। हमास इन नागरिक मौतों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विक्टिम कार्ड के तौर पर करता है, जबकि सच्चाई यह है कि वो खुद नागरिकों को ढाल बनाता है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम के प्रयास के बाद से अब तक 1123 लोग मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस पूरे संघर्ष में अब तक 73,247 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, 1 लाख के आसपास, और 1,73,707 लोग घायल हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे इसमें शामिल हैं। आज मिडिल ईस्ट की ये भयावह स्थिति दर्शाती है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले देशों का अंजाम क्या होता है। एक तरफ अमेरिका ईरान की नाकेबंदी कर उसके घमंड को चूर कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमास और हिजबुल्लाह को टारगेट करके चुन चुन के उनको मार रहा है। बता आपको ये दें कि हिजबुल्लाह जैसी ताकतें पूरी तरीके से सरेंडर नहीं कर देती, तब तक महाशक्ति का ये बारूदी कहर थमेगा नहीं। ये बात बहुत साफ कर दी गई है यूएस की तरफ से। इजरायली हवाई हमले में हमास कमांडर जो ढेर हुए हैं, उन तमाम चीजों को समेटती है खबर। पूरी दुनिया इस समय बारूद के ऐसे ढेर पर बैठती जा रही है जहां जरा सी चिंगारी महाविनाश लेकर आएगी। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की भीषण आग धधक रही, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग अब तक के सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन अब सीधे रूस की सबसे बड़ी जीवन रेखा यानी कि समुद्री मोर्चे पर सधावा बोला है कि मॉस्को से लेकर पूरे वैश्विक बाजार तक हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन के घातक और लगातार हो रहे आत्मघाती ड्रोन हमलों के कारण रूस को आजो सागर, सी ऑफ अजोव के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार और सैन्य मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस अप्रत्याशित चोट से रूस के सैन्य सप्लाई चेन और वैश्विक एक्सपोर्ट नेटवर्क को गहरा धक्का लगा है। लंबे समय तक आजो सागर को रूस का सबसे सुरक्षित और भेद्य किला माना जाता था, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे और 2022 के सैन्य अभियान के बाद रूस ने इस पूरे तटीय क्षेत्र पर एक छत्र नियंत्रण कर लिया था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने एक सनसनीखेज और बड़ा दावा किया कि पिछले 9 दिनों के भीतर यूक्रेन ने आजोव सागर क्षेत्र में 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यूक्रेनी सेना द्वारा जारी किए गए कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो से साफ है कि रूसी बेड़े पर ड्रोन काल बनकर टूट रहे हैं और यूक्रेन की इन चौतरफा हमलों के कारण रूस को डॉन अजोव चैनल और रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण जो केर्च स्ट्रेट है, मुख्य रूटों को बंद करना पड़ा है। सैटेलाइट तस्वीरें और जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग होने लगी है। बता आपको ये दें कि इन रूटों के दोनों तरफ सैकड़ों मालवाहक और सैन्य जहाज़ों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसमें रूस का पूरा समुद्री नेटवर्क ठप हो गया है। यूक्रेन का ये वॉर केवल रूस की सेना पर नहीं बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, जिसकी वैश्विक गेहूं बाजार में करीब 20% की हिस्सेदारी है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो रूस के अनाज निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी आजोव सागर और ब्लैक सी रूट से होकर दुनिया भर में जाता है। कृषि बाजार के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि रूस के कुल गेहूं निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा सीधे आजोव सागर के रास्ते ही जाता है। ऐसे में यदि ये रूट लंबे समय तक बंद रहता है तो रूस को न केवल अरबों डॉलर का सीधा आर्थिक नुकसान होगा, बल्कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का बड़ा संकट। अंतर्राष्ट्रीय फ्यूचर्स मार्केट में गेहूं की कीमतों में अभी भी भारी उछाल देखने को मिलेगी। रूस भले ही दावा कर रहा हो कि वो ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाहों से सप्लाई जारी रखेगा, लेकिन फसल कटाई के पीक सीजन में अन्य बंदरगाहों के भरोसे पूरी आपूर्ति संभाल पाना नामुमकिन सा। इसीलिए इस चोट से रूस तिलमिलाया हुआ है। लावरोव ने यूक्रेन की इन कार्रवाइयों को आतंकवादी कृत्य और समुद्री डकैती जैसे नाम दिए हैं। बता आपको ये दें कि यूक्रेन की 413वीं सेपरेट रेजिमेंट ऑफ अनमैन्ड के कमांडर मेजर इवेन करास ने साफ लफ्जों में कहा है कि रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन के खिलाफ एक बड़े मिलिट्री हब में बदल दिया है। इसलिए यूक्रेन उन सभी रास्तों को काट रहा है जिसके जरिए रूसी सेना को रसद, गोला बारूद और फ्यूल पहुंचाता है। यूक्रेन के स्पष्ट लक्ष्य क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद रूसी सैन्य ठिकानों की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। आजोव सागर में छिड़ी ये जंग अब सिर्फ 2 देशों का टकराव नहीं है। एक तरफ जहां खाड़ी देश मिडिल ईस्ट में तनाव से ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर संकट मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के इस नए समुद्री युद्ध से
वैश्विक खाद्य आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरीके से चरमरा गया है। अगर यूक्रेन के ये ड्रोन हमले इसी तरीके से जारी रहे तो दुनिया को एक साथ भीषण मंदी, भुखमरी और महायुद्ध के त्रिकोणीय संकट का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछले 37 दिनों से जारी ऐतिहासिक जन विद्रोह ने रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय जीएचक्यू की नींव हिला दी है। अपने हक और पाकिस्तान की गुलामी से आजादी के लिए सड़कों पर उतरे लाखों कश्मीरी प्रदर्शनकारियों बुलंद हौसलों के आगे पाकिस्तानी हुकूमत पूरी तरीके से घुटनों पर आ गई है। इस जन आंदोलन से बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने अब इस शांतिपूर्ण विद्रोह को खूनी खराबे में तब्दील करने की ठान ली है। बता आपको ये दें कि सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद में हुई एक गोपनीय बैठक में तय किया गया कि बलूचिस्तान में मारे गए पाकिस्तानी रेंजर्स के शव का इस्तेमाल कर पीओके के प्रदर्शनकारियों को बदनाम करेंगे और उन पर हिंसक सैन्य कार्रवाई का क्रूर बहाना ढूंढा जाएगा। रावलकोट और मुजफ्फराबाद में फैले इस अभूतपूर्व जन आक्रोश को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना किसी भी हद तक जाने पर आमादा है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार तय रणनीति के तहत बलूचिस्तान के हिंसा में मारे गए पाकिस्तानी रेंजर्स के शवों को गुपचुप तरीके से रावलकोट लाया जा रहा है। इसके बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी दुनिया के सामने ये सफेद झूठ फैलाएगी कि रेंजर्स की हत्या रावलकोट में प्रदर्शन कर रहे स्थानीय कश्मीरी आवाम ने की है। इस साजिश का मुख्य सूत्रधार लश्कर तैयबा का स्थानीय कमांडर रिजवान हनीफ है, जो रावलकोट स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप को चलाता है। हाल ही में इसी कैंप के आतंकियों ने रेंजर्स पर हमला भी किया था ताकि माहौल को सांप्रदायिक और हिंसक बना दें। एक नागरिक की मौत भी हुई थी। पीओके में हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को यानी अभी 15 जुलाई को कल मुजफ्फराबाद महामार्च के लिए मंगलवार रात से ही रावलकोट में 1.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जमा कर लिया गया था। मुजफ्फराबाद की तरफ ये बढ़े थे। इस प्रचंड जन विद्रोह और देश के उत्तरी हिस्सों में विपक्षी नेताओं यानी अलीमा खान और उनकी बहनों के बढ़ते विरोध ने पाकिस्तानी थल सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के पसीने छुड़ा दिए। हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि आवामी एक्शन कमेटी के नेता उमर नजीर की चिट्ठी मिलते ही पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो ने आनन फानन में पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में एक दल को हेलीकॉप्टर से रावलकोट भेजा। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के दौरे पर गए जनरल असीम मुनीर ने अपने बेहद करीबी और पाकिस्तानी ओवरसीज फाउंडेशन पीओएफ के प्रमुख सैयद कमर रजा को विशेष मैंडेट देकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए भेजा था।